तो अपनी इस जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा विषय सामाजिक अध्ययन की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास जानने के स्रोत, टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट, तथ्य। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इसके MCQs टाइप क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड किए हैं, उसके 2 वीडियो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। परीक्षोपयोगी सार संक्षेप, यानी कि हमारे जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे हम लोग इसमें। पहला पॉइंट है भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण आदि हैं। तो दोस्तों ये सब भौतिक अवशेष और सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण, ये सभी क्या हैं? हमारे इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला पॉइंट है 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा? दोस्तों इस भूमि को यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था, इंडिया, जो कि भारत है। अगला पॉइंट है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इतिहास अगला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है, तो ये कनिंघम को माना जाता है। ये पुरातत्व शास्त्री थे कनिंघम जी, और इन्होंने ही भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, तो अशोक के अभिलेख में कितनी लिपियों में पाए गए हैं? लिखा हुआ है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्माइक लिपि में। अगला पॉइंट है वह इतिहासकार जिसको इतिहास के पिता का उपाधि दी गई है, तो दोस्तों इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रचना की गई थी, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचना की गई थी प्रशस्तियों की। और दोस्तों प्रशस्तियाँ क्या होती थी दोस्तों? ये जो राजा लोग होते थे उनकी प्रशंसा में उनके दरबार में रहने वाले विद्वान ब्राह्मण, जो कवि लोग होते थे, जो उनके आश्रम में या उनके दरबार में रहते थे, तो वो लोग राजा को खुश करने के लिए या उनकी, जैसे उन्होंने कोई युद्ध किया, विजयगान, है ना, उनकी प्रशस्ति, उनकी प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखते थे, तो उसको प्रशस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, उसमें राजाओं की प्रशंसा ही होती थी। अगला पॉइंट है राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थी, तो दोस्तों वो थी प्रशस्तियाँ। और अगला पॉइंट हमारा है ऐहोल अभिलेख है, तो ऐहोल अभिलेख एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति, और ये लिखी गई थी दोस्तों चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति में, ऐहोल अभिलेख। अगला पॉइंट भारत के प्राचीनतम सिक्के जो कि ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये ठप्पा मार के बनाए जाते थे। तो आहत मुद्रा, जो ठप्पा मार के बनाए जाते थे उनको आहत मुद्रा कहते हैं। प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिस कारण ये कहा जाता था पांडुलिपि। पहले पूरे जितनी किताबें ग्रंथ सब लिखे जाते थे तो हाथों से ही लिखे जाते थे, और हाथ, पांडु मतलब होता है हाथ, लिपि मतलब लिखना, तो हाथ से लिखा गया इसीलिए पांडुलिपि। मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों मंदिरों और विहार ही इन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह थे, तो वहाँ से ये प्राचीनतम पांडुलिपियाँ प्राप्त होती हैं। सामान्यतः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। सबसे पहले ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, फिर ये छाल पे, भोजपत्र पे लिखी जाती थी। सामवेद ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है।
दोस्तों संगीत का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं उपनिषद। दोस्तों ये उपनिषद जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है किसी के समीप, निषद होता है बैठना। तो ये जो जितने ही ग्रंथ गुरुओं के समीप बैठ के लिखे गए हैं वो उपनिषद हैं। ठीक है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई थी। ठीक है। जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो मेनली प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है, जिन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है आदिवासी, यानी कि जो जनजातियाँ हैं, लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों को संजोते हैं। वह आता है गल्प साहित्य के अंतर्गत। गल्प साहित्य ये मतलब वो लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो लिख के उनको संरक्षित करने का कोई तरीका नहीं था। तो वाचिक परंपराओं का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही है, या लोग बता के उसका प्रसार कर रहे हैं, अपनी आगे वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, और लोग उनका पालन प्राचीन समय से अभी भी करते चले आ रहे हैं। जैसे किसी जनजाति कबीले के जो रीति और रिवाज हैं तो उसके जो पूर्वज करते थे वही उनके वंशज भी कर रहे हैं। तो वो ऐसा तरीका क्या कहलाता है? गल्प साहित्य। प्रसिद्ध यूनानी लेखक में अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति संबंधी। तो दोस्तों मेगस्थनीज मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और तो जाहिर सी बात है ये मौर्य युग के बारे में ही लिखेगा, तो उसमें मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखी गई है। इंडिका पुस्तक उसी में लिखी गई थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला पॉइंट है दोस्तों, अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं वह है आर्थिक एवं सामाजिक। तो दोस्तों जो इतिहासकारों का काल विभाजन का आधार है वो क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक है। अगला पॉइंट है, आजकल कई पुस्तकों व लेखों में BC की जगह BCE लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ बिफोर कॉमन एरा होता है, और ये BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अगला पॉइंट है, इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम इस प्रकार है। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक ये इतिहास विभाजन किया है। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं, इसीलिए ये एरा आदि ऐतिहासिक माता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, वो हमारा ऐतिहासिक काल है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो किसने जारी किए थे? हिंदू यूनानी, हिंद यमन ने ना सोने के सिक्के चलाए थे। अगला पॉइंट है, समय के आधार पर इतिहास का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल के संबंध में प्राचीन काल से संबंध है। अच्छा, प्राचीन काल कब से कब तक है? तो प्राचीन काल जो है हमारा वो पाषाण काल से हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन तक के काल का समय जो है वो प्राचीन काल के अंतर्गत रखा गया। पाषाण काल से शुरू करते हैं और हर्षवर्धन तक आते हैं, ठीक है, और ये प्राचीन काल है। अगला पॉइंट है, इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इससे हम जान पाते हैं। तो इतिहास से हमें क्या पता चलता है? मानव समुदायों
ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों जो हमारे मस्तिष्क में सवाल उभरते हैं कब, कहाँ, कैसे, मतलब कैसे हम जिन परंपराओं का पालन आज कर रहे हैं ये आया कहाँ से, इसका उद्भव कैसे हुआ, कब कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इस टाइप के जो सवाल हमारे दिमाग मस्तिष्क में उपजते हैं उनका जवाब हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, इतिहास से। इसीलिए कहते हैं अपने इतिहास के बारे में सबको पता होना चाहिए, तभी हम लोग अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। अगला पॉइंट है अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम की किसने की थी, टी फैनथेलर ने। अगला पॉइंट है वह स्थान जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो दोस्तों वो स्थान है अभिलेखागार, अभिलेख धन आगार, इसका संधि विच्छेद होगा। अभिलेख मतलब जो लेख हाथ से लिखे गए हैं, जो लेख लिखे गए हैं, और आगार मतलब रखने का स्थान, तो अभिलेखागार। ठीक है। वह नाविक जिसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को पार किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और ये निकले थे भारत की खोज में। लेकिन उन्होंने खोज किसकी की, अमेरिका की। मतलब भारत निकले थे लेकिन रास्ता भटकने की वजह से ये पहुंच गए अमेरिका, और ये अमेरिका की खोज कर दी। और भारत की खोज किसने की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला पॉइंट है अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला पॉइंट है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोस्तों पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे राजा महाराजा लोग की, मतलब उनकी जो प्रशस्तियाँ हैं उनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो जल्दी ख़त्म ना हो, कई मतलब बहुत ही समय तक चलें। जैसे अभी भी बहुत सारे अभिलेख मिल जाते हैं जो उस समय के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो पत्थर पे लिखे थे या किसी कठोर धातु पे लिखे थे जो मिट नहीं पाया। अगला पॉइंट है भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे, कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम भारत में। इन लोगों को भरत कहा जाता था। इसी आधार पे हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा। अगला पॉइंट है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा। यह कथन है प्रोफेसर घाटे का। इतिहास किसका अध्ययन है, हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन। ये कहा है प्रोफेसर घाटे ने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। यही थे हमारे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक भी थे, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल भी थे। अगला पॉइंट है शाहनामा लिखी गई थी। तो शाहनामा किसने लिखी दोस्तों, फिरदौसी द्वारा। अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा संबंधित किससे है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्रकारी और शिल्पकारी से। अगला पॉइंट है जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब प्रारंभ हुआ इतिहास। ऐतिहासिक काल आता है हमारा जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। ठीक है। अगला पॉइंट है एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये प्लिनी थे जो रोम के निवासी थे, और इन्होंने भारत के साथ रोम के व्यापार का उल्लेख किया है। अब इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका। अगला पॉइंट है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं थी। वह समस्या है क्योंकि यह संकल्पना पश्चिमी देशों के इतिहास लेखन से ली गई थी। ठीक है। ये इतिहास को बांटा प्राचीन
इतिहास और मध्य इतिहास और आधुनिक काल, 3 कालों में बांट दिया। और इसमें जो समस्याएं आई थी, क्योंकि ज़्यादातर जो इतिहास लेखन करने वाले थे विद्वान, वो सब पश्चिम के थे, यानी कि विदेशी थे, तो संकल्पना भी वहाँ से यही आई, इसीलिए ये समस्या आई इनके सामने। अगला पॉइंट है आदिवासी लोग, यानी कि जनजातियाँ, अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते हैं। कैसे लिखते हैं लोग इतिहास? जनजातियों का वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो दोस्तों, उनके पास कोई लिखित रिकॉर्ड होता नहीं है जनजातियों के पास, लेकिन वो परंपराएं जो चली आ रही हैं पहले से, उनको वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं को देख के, उन्हीं के आधार पे उनका इतिहास लिखते हैं हमारे इतिहासकार लोग। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक काल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक काल जहाँ पर वह है जहाँ पे अतीत के, यानी कि बीते हुए समय के स्मृति शेष, यानी कि कुछ जो चिन्ह रह गए हैं यादगार के रूप में, जिनसे हम उनके बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये रहा होगा। अवशेष यानी कि कुछ बची हुई चीज़ें जो नष्ट नहीं हुई समय के साथ, वो बच गई हैं, तो उनके आधार पे हम लोग उस समय का अनुमान लगाते हैं कि ये रहा होगा। अगला पॉइंट है क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, वह है कॉमन एरा। इसको क्रिश्चियन एरा को कॉमन एरा भी कहते हैं, और यही जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं वही है, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में यही प्रचलित है। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है संस्कृत साहित्य, क्योंकि प्राचीन काल में ही हमारे सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब वगैरह लिखे गए हैं, और यही उस समय का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं, और इन सब की रचना संस्कृत में ही की गई है। और जो ये वैदिक संस्कृत है, ये हमारे आर्यों की भाषा थी, और लोग संस्कृत ही बोलते थे, तो उस समय के सारे ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए। ठीक है। अगला पॉइंट है इंडिका का लेखक। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज। राजा की प्रशंसा करने अथवा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी दोस्तों? प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। और ये लिखता कौन था? जो उनके राजाओं के संरक्षण में रहने वाले बुद्धिजीवी लोग थे, कवि थे, विद्वान थे। ये मतलब राजा का संरक्षण इन्हें मिला रहे, प्राप्त रहे, इसीलिए ये लोग उनके बारे में लिखते थे। उनके बारे में सब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते थे, अच्छी बातें, तो वो प्रशस्तियाँ थी। इससे राजा खुश हो जाता था, उनको उपहार वगैरह भी मिलते थे, और वो उनको संरक्षण भी प्रदान करते थे। अगला पॉइंट है शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, तो वो किया जाता था प्रशस्ति में। अगला पॉइंट है हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो उसका मुख्य स्रोत है सिक्के। हिंद यूनानी शासकों ने ही दोस्तों पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे, उन्हीं सिक्कों से उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है, तो दोस्तों वो है उपनिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 2012 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, तो कैसे लिखा जा सकता है? AD 2012, मतलब ये एनो डोमिनी 2012 और 2012 ईस्वी भी लिखा जा सकता है। ये वही क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा है जो कि प्रचलित है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वेद एवं उनके उपनिषद। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं वेदों के नाम और उनके उपनिषदों के नाम। ठीक है। तो पहला है हमारा वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। अगला है सामवेद। सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का है
ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और कठोपनिषद और श्वेतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये हैं यजुर्वेद के उपनिषद। ठीक है, अगला है अथर्ववेद के अथर्ववेद और उसके उपनिषद ये हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। कितने हैं इसके? 3 हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। दोस्तों ये मुंडकोपनिषद है जिससे हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो लिया गया है, मुंडकोपनिषद। और ये मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, अगली हेडिंग में दोस्तों दे रखा है वेद दे रखे हैं और उसके पुरोहित दे रखे हैं और उसका उपवेद दे रखे हैं, उसके ब्राह्मण दे रखे हैं, उसके उपनिषद दे रखे हैं। ठीक है, इसमें वेद, जो वेद को पढ़ने वाला होता था वो पुरोहित होता था, यानी कि इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित ये होगा। और इस वेद के आधार पर जो लिखा गया उसका उपवेद है। और ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण वो जो कि इन पुरोहितों के संरक्षण में रहते थे, उनके शिष्य वगैरह, वो जिन्होंने उपनिषद लिखे। और उपनिषद, ठीक है, तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। इसके पुरोहित हैं होत्र, इसके पुरोहित को होत्र कहते थे। और इसका उपवेद है आयुर्वेद। और इसके ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। इन्हीं ने लिखे हैं ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ठीक है, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण है और ये ऋग्वेद के उपनिषद है। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाता, तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और इसके ब्राह्मण हैं जैमिनीय, तांड्य, पंचविश, षड्विश। जैमिनी ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण। ठीक है, और इनके उपनिषद हैं छांदोक्योपनिषद और जैमिनी उपनिषद, जो इन्हीं ब्राह्मणों ने लिखे हैं, छांदोक्योपनिषद और जैमिनी उपनिषद। अगला वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित या उसको पढ़ने वाले कौन थे? अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्व कहते हैं। ठीक है, और इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसके ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इनके उपनिषद हैं कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद, ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। ठीक है, अगला है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित हैं ब्रह्मा, या अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्मा हैं। और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। इसके ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। इसके उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, अगला हेडिंग हमारी दे रखी है दोस्तों ऐतिहासिक साहित्य स्रोत, यानी कि वो साहित्य जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों उसमें है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत, हर्षचरित्र जिसे बाणभट्ट ने लिखा, मुद्रा राक्षस जिसे विशाख दत्त ने लिखा, अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसे कालिदास ने लिखा, स्वप्न वासोदत्ता जिसे भास ने लिखा। ये दोस्तों हमारे साहित्य स्रोत हैं जो इतिहास के बारे में बताते हैं। और कुछ राजाओं द्वारा रचित साहित्य भी हैं जिन साहित्य को राजाओं ने लिखा। ठीक है, यह है गाथा सप्तशती, इसे हाल या शालिवाहन शासक ने लिखा, गाथा सप्तशती। मत्तविलास प्रहसन लिखा महेंद्र वर्मन प्रथम ने, राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा मत्तविलास प्रहसन। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, ये सम्राट हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। ठीक है, अगला दे रखा है अभिलेख एवं उनके शासक। तो दोस्तों एक तरफ अभिलेख दे रखे हैं और वो अभिलेख किस शासक से संबंधित है वो दे रखा है। इधर देखिए समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के शासक थे। और इनसे संबंधित जो अभिलेख है वो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, और अगला है रुद्रदामन शक।
वंश के शासक थे ये रुद्रामन। और इनसे संबंधित अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त, ये भी गुप्त वंश के शासक थे। और इनका अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख, जो गाजीपुर में प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख। खारवेल, जो खारवेल शासक थे ये कलिंग थे कलिंग वंश के। कलिंग के शासक खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों ये चालुक्य वंश के शासक थे। और इनसे संबंधित अभिलेख है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और ये चालुक्य वंश से संबंधित है। राजा भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। और इनसे संबंधित अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति, जो कि मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ग्वालियर प्रशस्ति। अगले हैं शासक विजयसेन, राजा विजयसेन। इनसे संबंधित अभिलेख है देवपाणा अभिलेख। देवपाणा अभिलेख। अगले शासक हैं हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश से संबंधित हैं। इनसे संबंधित अभिलेख है मधुबन एवं वंशखेड़ा अभिलेख। अगले शासक हैं यशोधवर्मन, जो कि मालवा के शासक मालवा के शासक थे। इनसे संबंधित अभिलेख है मंदसौर प्रशस्ति। अगले शासक हैं गौतमी बलश्री, जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। इनसे संबंधित अभिलेख है नास्तिक अभिलेख। दोस्तों अब कुछ लेखकों के और उनकी संबंधित पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ पुस्तक है। कालिदास की पुस्तक है रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूत। कुमार संभव की पुस्तक है। कालिदास की पुस्तक है रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूत। भारव की है किरातार्जुनीयम। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की मृच्छकटिकम। भर्तहरि की नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक। वात्स्यायन की न्याय भाष्य और कामसूत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र एवं हितोपदेश। दोस्तों पंचतंत्र जो हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं उनका संग्रह लिखा है उसको विष्णु शर्मा ने। आचार्य व्यास ने लिखा है व्यास भाष्य, जो कि योग दर्शन पर आधारित है। आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टीयम। वराहमिहिर की पुस्तक है व्रत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। पतंजलिकृत रचना है महाभाष्य। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। पाणी ने लिखी है अष्टाध्यायी। भरत ने लिखी है नाट्यशास्त्र। राजशेखर की रचनाएं हैं भुवन कोश, कर्पूर मंजरी। भरत ने लिखी है दोस्तों नाट्यशास्त्र। और राजशेखर की रचना है भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। ठीक है, तो दोस्तों आगे कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें दे रखी। हसन निजामी, इनकी पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। अलबरूनी की रचना है तहकीक ए हिंद। मिनहाज उल सिराज की रचना है तबगात ए नासरी। अमीर खुसरो की रचना है नूहे सिपिहर, किरान उनसादेन और तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने लिखी। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख है फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। ये जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं। फिरोज शाह तुगलक की रचनाएं हैं फुतहात ए फिरोज शाही। इसामी की रचनाएं हैं फतूह उस सलातीन। मिर्जा गुलाम अहमद की है मलफुजात। याहिना बिन अहमद की है तारीख है मुबारक शाही। शेख रिज़कुल्लाह की है वाक़ियात ए मुस्ताकी। निज़ामुद्दीन औलिया के फवाद उल फुआद।
अब दोस्तों कुछ विदेशी यात्रियों के नाम दे रखे हैं और उनके बारे में जानकारी दे रखी है थोड़ी थोड़ी, वो देख लेते हैं। इब्न बतूता ये थे मोरक्को के यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहे थे। इनकी रचना किताबुल रहला है, किताबुल रहला, ठीक है। इनसे संबंधित एक गाना भी है, इब्न बतूता बगल में जूता करके। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अब्दुल रज्जाक, ये ईरानी राजदूत थे, ठीक है, ईरानी राजदूत थे और ये राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अगले यात्री हैं दोस्तों मार्को पोलो, जो कि इटली के निवासी थे और ये 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। 13वीं शताब्दी दोस्तों, जो रुद्रमा देवी, अगर आप लोगों ने रुद्रमा देवी मूवी देखी होगी तो उसमें जो कहानी सुनाते हैं रुद्रमा देवी की, वो मार्को पोलो ही होते हैं। उस टाइम पे ये आए थे भारत। निकोलो कोंटी, अगले हैं निकोलो कोंटी, ये इटली के पर्यटक थे और ये 1420 ईस्वी में इन्होंने दक्कन की यात्रा की थी, ठीक है। दक्कन में दक्षिण भारत। डोमिंगो पायस, ये एक पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पायस, और ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय भारत आए थे, कृष्णदेव राय के समय। अगले यात्री हैं दोस्तों बारबोसा, और ये पुर्तगाली यात्री थे। इन्होंने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण दिया है, विजयनगर के बारे में बताया है इन्होंने, शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है। पुर्तगाली यात्री थे। नुनीज, अगले यात्री हैं दोस्तों नुनीज, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर के दरबार में थे, विजयनगर के दरबार में आए थे और ये पुर्तगाली घोड़े के व्यापारी थे, नुनीज, ठीक है। अगले दोस्तों कुछ फारसी साहित्य दे रखा है, उस फारसी साहित्य के रचनाएं दे रखी हैं और लेखक दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें पहला है तुजुक ए बाबरी ने लिखा है बाबर ने, तुर्की भाषा में लिखा है। अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने। तबकात अकबरी को लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने। तुजुक ए जहांगीरी को लिखा है जहांगीर तथा मोतमिद खान ने। तारीख़ अकबरी को लिखा है आरिफ कंधारी ने। हुमायूंनामा दोस्तों लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। शाहजहां नामा लिखा है इनायत खान ने। फतवा आलमगीरी लिखा है ईश्वर दास नागर ने, जो कि एक कानून की संहिता औरंगजेब के समय में, ये ईश्वर दास नागर औरंगजेब के दरबार में थे। इन्होंने उस समय की जो औरंगजेब की जो शासन व्यवस्था थी, उनके कानूनों की जो संहिता थी, उसके बारे में लिखा फतवाए आलमगीरी, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य। दोस्तों यहाँ पे हिंदी साहित्य की रचनाएं दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं। तो पहली रचना है रामचरितमानस, तुलसीदास ने लिखी है। प्रेम वाटिका रसखान की है। रसिक प्रिया रामचंद्रिका ये केशवदास की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। राज पंचाध्यायी और मदनाष्टक ये दोनों ही रचनाएं अब्दुल रहीम खान खाना की हैं। दोस्तों पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है। अब कुछ संस्कृत साहित्य की रचनाएं दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं। पहली है रसगंगाधर, इसके लेखक हैं जगन्नाथ पंडित। भानुचंद्र चरित, इसके लेखक हैं आचार्य सिद्धचंद्र। श्रृंगार दर्पण, इसके लेखक हैं पद्म सुंदर। गंगा लहरी, इसके लेखक हैं जगन्नाथ पंडित। फारसी प्रकाश के लेखक हैं पद्म शंकर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रचनाएं दे रखी हैं फारसी में अनुवादित रचनाएं, वो रचनाएं जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो इधर नाम दे रखे हैं, उनका अनुवाद किसने किया है। तो दोस्तों तुजुक ए बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसको फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाना ने। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। राजतरंगिणी का कल्हड़ ने, राजतरंगिणी को लिखा भी कल्हड़ ने ही है। पंचतंत्र अबुल फजल ने पंचतंत्र का किया।
हरिवंश पुराण का मौलाना सौरी ने किया है। महाभारत जो कि जिसका रज्मनामा के नाम से फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, इसको किया किसने? नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी। नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है महाभारत का अनुवाद फ़ारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से। और अथर्ववेद का भी अनुवाद हुआ है। अथर्ववेद का अनुवाद किया बदायूनी तथा हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया है अथर्ववेद का। तो दोस्तों ये थे हमारे इतिहास जानने के स्रोत टॉपिक के कुछ फैक्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।